हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज है 12 अप्रैल और आज हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। तो ये करंट अफेयर्स का वीडियो उनके लिए है जो 15 मिनट में ही जो है दिन भर का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना चाहते हैं। और यदि आप सीरियस होकर सारे वीडियो को देखते हैं तो निश्चित है आपका एक भी करंट अफेयर का प्रश्न नहीं छोड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हाल ही में जारी पहली पीआई बेसलाइन रिपोर्ट किन राज्यों में अग्रणी स्थान दिया गया है? किन राज्यों को अग्रणी स्थान दिया गया है? तो इस रिपोर्ट में जो है गुजरात और तेलंगाना को अग्रणी स्थान दिया गया है। ठीक है, तो आखिर क्या है ये फर्स्ट एवर पीआई बेसलाइन रिपोर्ट, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये पंचायती राज जो है पंचायती राज मंत्रालय उसके अंतर्गत जो है इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है। मेनली जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। हम लोग जानते हैं कि 2015 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है 17 गोल्स डिसाइड किए गए थे पूरी दुनिया के लिए, जो 2030 तक सभी देशों को पूरे करने हैं। और सभी देश में पूरे होंगे, इसका मतलब कि सबसे पहले हमारा जो ग्राउंड लेवल है यानी कि पंचायत लेवल है वहाँ पूरे होने चाहिए। तो वहाँ पे किस हिसाब से चल रहा है, क्या हमारा पंचायत एसडीजी गोल्स के अलाइन है कि नहीं, उसी रिगार्डिंग जो है ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट का जो फुल फॉर्म है वो है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, पीआई बेसलाइन रिपोर्ट। ठीक है, गुजरात और तेलंगाना को जो है इसमें अग्रणी स्थान दिया गया है। तो यूनाइटेड नेशंस का जो 17 एसडीजी गोल्स था वो ये रहे। ठीक है, जिसमें नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आईएपीएफए और आईपीपीबी ने निवेशक निधि पहल के फेज 2 को लॉन्च करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? तो मेनली था कि महिलाओं के लिए विशेष बैंकिंग सेवा शुरू करना। ठीक है, निवेशक निधि नाम से ही स्पष्ट है कि ये महिलाओं के लिए था। ठीक है, क्या है इस न्यूज़ में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझते हैं इसको। ठीक है, तो मेनली है जो मेन संस्था इसको चला रही है यानी जिसका ये स्कीम है वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि पोस्ट ऑफिस वगैरह जिसको हम लोग और जिसको पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और दूसरा जो संस्था है वो है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ठीक है, ये दोनों जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत जो है ये पूरा प्रोग्राम्स चल रहा है। ये प्रोग्राम्स का नाम क्या है हम लोग का? निवेशक निधि। और अभी जो लॉन्च हुआ है ये इसका फेज 2 है। तो मेनली क्या है, इसका जो कोर थीम है वो है बाय द वुमेन फॉर द वुमेन, महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा। इससे क्या बेनिफिट्स मिलेगा? तो फाइनेंशियल एजुकेशन महिलाओं में बढ़ेगा, महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा। वो लोग जो है बैंकिंग नेटवर्क को यूज कर सकेंगे इवन रिमोट एरियाज में भी। इसके साथ साथ फ्लोटिंग लिटरेसी कैंप भी लगाया गया था। कहाँ पे? श्रीनगर दल लेक में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के दल लेक में जो है ये फ्लोटिंग कैंपस भी लगाया गया था, कैंप भी लगाया गया था। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच के साथ मिलकर इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर पहल शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मेनली देखिए, जो विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है और जो इंडस्ट्री डिमांड करती है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अगर किसी ग्रेजुएट के कहा जाए किसी बड़ी कंपनी में काम करने के लिए तो उसको फिर ट्रेनिंग दी जाएगी उस चीज़ों के प्रति। ठीक है, काफ़ी चीज़ें उनको सिखानी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि जो स्किल्स हैं और जो एजुकेशन है दोनों में काफ़ी अंतर है। ठीक है, तो कौशल अंतर को पाटने के लिए जो है सार्वजनिक निजी सहायता को मजबूत करने के लिए जो है ये कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, एमएसडी का मंत्रालय और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोनों ने समझौता किया है। ठीक है, और इस मंत्रालय के जो मेन मंत्री कौन है? ये हैं जयंत चौधरी। ठीक है, इस प्रोग्राम का नाम है इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड जो एमएसडी मंत्री हैं वह जयंत चौधरी साहब जो है इसके ये मिनिस्टर हैं। ठीक है, मेन पर्पस क्या है इसका? ब्रिजिंग स्किल गैप, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना और रोजगार को इसको बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की बात करें ना तो ये जयंत चौधरी साहब के पास है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, क्लास स्वाब फाउंडर है इसके, कोलोजनी स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। और 24 जनवरी 1971 को इसका गठन किया गया था। मेनली एक फोरम है जहाँ पे सभी देशों के लोग आकर के अपने अपने विचार को रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला है DFDR यानी डिजिटल फ्लाइट रिकॉर्डर डाटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर लैब्स को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के द्वारा।
These labs will help India become self-reliant in decoding and analyzing flight recorders. लैब विल फंक्शन अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, तो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट गलत है, बाद बाकी दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो है वो सही है। डिटेल में इस न्यूज़ को देखते हैं। तो अभी रिसेंटली जो है जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं अभी, ठीक है, सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? राम मोहन नायडू जी। ठीक है, इन्होंने 2 लैब्स का इनोग्रेट किया। पहला डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो होता क्या है ये दोनों चीज़ें? तो डिजिटल फ्लाइट रिकॉर्डर का मतलब है इसको ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो मेनली अगर किसी विमान का दुर्घटना होता है तो वो इतनी बुरी स्थिति में होता है जहाँ से कुछ पता नहीं चलता, कोई एविडेंस नहीं लगता। लेकिन ब्लैक बॉक्स में क्या होता है? तो उस विमान से संबंधित सारे टेक्निकल चीज़ें वहाँ रिकॉर्ड होती है। जैसे कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा था, क्या स्पीड था, इंजन का क्या परफॉर्मेंस था, क्या कंट्रोल्स थे, क्या पोजीशनिंग थी, वो सब कुछ जो है ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होता है। साथ ही जो CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इसका मेन काम है कि कॉकपिट में जो पायलट्स की बातचीत होती है या अन्य बातचीत होती है वो वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। तो जब कोई विमान को दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो ये दोनों बॉक्सेस प्राप्त की जाती है और एनालाइज किया जाता है कि आखिर क्या हुआ होगा जिस कारण से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ठीक है, तो ये दोनों लैब्स जो है AAIB यानी एयरक्राफ्ट जो ये इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसके द्वारा जो है ये संचालित किया जाता है और ये दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत काम करते हैं। DGCA का मेन काम जो है कंट्रोलिंग है। ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह जो है DGCA मेंटेन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल वाटरवेज के लिए डिजिटल पोर्टल आरंभ किया है? ठीक है, तो नेशनल वाटरवेज का सवाल है तो वाटरवेज जो मंत्री हैं वो है सर्बानंद सोनोवाल जी। ठीक है, इन्होंने ही जो है डिजिटल पोर्टल अभी लॉन्च किया है। ठीक है, और क्यों लॉन्च किया? पूरे मंत्रालय का नाम क्या है पहले देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल। तो क्यों लॉन्च किया है? ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जो है प्रमोट किया जा सके। ठीक है, और जो नेशनल वाटरवेज है उसमें। ठीक है, पर्पस क्या है इस पोर्टल का? तो ये पोर्टल जो है NOC वगैरह इश्यू करेगा, एक ट्रांसपेरेंट सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म जो है देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो कंपनीज लगी हुई है, जो प्राइवेट कंपनीज में सम्मिलित होना चाहती है, कंट्रीब्यूट करना चाहती है, उनके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम प्लेटफॉर्म जो है ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? इनलैंड वाटर अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। पहला NOC ग्रांट कर दिया गया है मेरीना इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, मंडोवी रिवर पे इसका प्रोजेक्ट चल रहा है, नेशनल वाटरवेज 68 गोवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हाल ही में देश का पहला हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर कहाँ शुरू किया गया था? तो ये उधमपुर जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये क्यों है, किसने शुरू किया है? तो ये लॉन्च हुआ है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं वर्तमान में। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेटिक रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। मेनली क्या है? तो इतनी ऊंचाई पे जो है क्लाइमेट चेंज किस तरह से हो रहा है, एटमॉस्फेरिक पैटर्न क्या है, इन्वायरमेंटल क्या कंडीशंस है। ठीक है, रियल टाइम डाटा को कलेक्ट करने के लिए एयर क्वालिटी वगैरह कैसे क्या है उस सबको रिकॉर्ड करने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है इस हिमालय इकोसिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, ताकि साइंटिस्टों को, रिसर्चर्स को और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको जो है सुविधा मिल सके, उस हिसाब से वो पॉलिसी बना सके। नेक्स्ट है विश्व होम्योपैथिक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये अब हर साल जो है अप्रैल 10 को हम लोग होम्योपैथिक दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्यों मनाते हैं? तो होम्योपैथिक के जो फाउंडर थे उनका जन्म भी, ठीक है, होम्योपैथिक के फाउंडर कौन थे? डॉक्टर सैमुअल हैनमैन। ठीक है, ये होम्योपैथिक के फाउंडर माने जाते हैं और इनका जन्म अप्रैल 10 1755 को हुआ था मैसन जर्मनी में। ठीक है, इस कारण से उनको ऑनर देने के लिए 10 अप्रैल को हम लोग विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाते हैं। इस बार का जो थीम था एजुकेशन, प्रैक्टिस एंड रिसर्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवकार महामंत्र दिवस 2025 किसके द्वारा उद्घाटित किया है और उसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, किसके द्वारा उद्घाटित किया गया है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और आध्यात्मिक शांति एवं नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना जो है इसका मेन उद्देश्य था। नवकार महामंत्र हम लोग जानते हैं, नवकार महामंत्र जो है जैन धर्म से संबंधित है। 9 अप्रैल को इसका उद्घाटन हुआ है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चीफ गेस्ट थे और इनॉग्रेटर थे। ठीक है, इसका जो मेन था स्पिरिचुअल अवेयरनेस, इनर पीस, इथिकल लिविंग को बढ़ावा देना। ठीक है, नवकार मंत्र जैन फिलोसफी का जो है मेन प्रेयर जो माना जाता है, सेंट्रल प्रेयर माना जाता है।
ठीक है। तो नॉन वायलेंस और यूनिवर्सल हार्मोनी को बढ़ावा देने के लिए जो है इस नवकार महामंत्र का मेन उद्देश्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने खुलताबाद का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है और इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो रत्नपुर जो है नाम रखा जाएगा खुलताबाद का नाम बदलकर, और औरंगजेब ने जो है अपने टाइम में रत्नपुर का नाम बदलकर खुलताबाद कर दिया था, और अभी वर्तमान सरकार जो है खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर कर रही है। मतलब औरंगजेब द्वारा जितने भी नाम रखे गए थे उन सबको जो है दूर कर रही है, उन सबको हटा रही है, ठीक है, ताकि जो ओरिजिनल नाम है उसका रिस्टोर किया जा सके। कैपिटल कहाँ है महाराष्ट्र का? मुंबई। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस है, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन है, और वहाँ का जो स्टेट बर्ड है येलो फुटेड ग्रीन पिजियन, ठीक है, और हरा कबूतर है जिसके पैर पीले होते हैं। नेक्स्ट है, एडीबी ने भारत के जीडीपी ग्रोथ 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत बताई है, ठीक है। तो एडीबी ने जो ग्रोथ रेट बताई है 6.7%, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये रिपोर्ट बताई है, और क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में अभी के टाइम में एक अस्थिरता का माहौल है। हम लोग जानते हैं कि जो टैरिफ वार अभी के टाइम में चल रहा है, एक ग्लोबल ट्रेड का अनसर्टेनिटी चल रहा है कि क्या होगा नहीं होगा और कितना व्यापार घाटा सहना पड़ेगा, किस हिसाब से जो है फर्दर बिजनेस होगा। तो इस कारण से काफ़ी अनिश्चितता है। फिर भी जो है इसमें अच्छी बात है कि 6.7 का ग्रोथ रेट दर्शाया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 19 दिसंबर 1966 को इसका गठन किया गया था। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, और मसात्सुगो अशाकावा जो है इसके अभी प्रेसिडेंट है। 68 कंट्रीज इसमें जुड़े हुए हैं, भारत भी फाउंडिंग मेंबर है, 1966 से जुड़ा हुआ है। मेन जो ऑब्जेक्टिव था इस बैंक का वो था एशिया और पैसिफिक रीजन में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन, क्लाइमेट चेंज, इस सब पे काम करना, ठीक है। और भारत के कई सारे प्रोजेक्ट के लिए फंड भी दिए हैं एडीबी बैंक ने, जैसे दिल्ली मेरठ का RRTS है, मुंबई मेट्रो एक्सपेंशन है, क्लाइमेट रिसाइलेंट फार्मिंग है ओडिशा में, ठीक है। और इसके द्वारा जो फोरकास्ट किया गया है 6.7% फोरकास्ट किया गया है, ठीक है। अगला है, हाल ही में किस अंतरिक्ष यान ने नासा के जॉनी किम और रूसी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाया है, ठीक है। तो ये जो विमान था, इस विमान का नाम, इस स्पेस क्राफ्ट का नाम था सोयूज MS-27, ठीक है। ये जो है रसिया के विमान है, स्पेस क्राफ्ट है, जो 8 अप्रैल से जो है कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया, और इसमें जॉनी किम, रशियन कॉस्मोनॉट सर्जी रिजकोव, एलेक्जी जेवस्की थे, ठीक है। जॉनी किम की यह पहली यात्रा थी, और ISS पे जो है 8 महीने तक ये रहेंगे। हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो है कुछ लोग परमानेंटली रहते हैं, ताकि वहाँ का जो डे टू डे ऑपरेशन है, मेंटेनेंस है, वो किया जा सके, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल 1998 में जो है लॉन्च किया गया था, और 2000 से ये ऑपरेशनल है, ठीक है। ये 5 कंट्री जो हैं और इसमें कंट्रीब्यूटर है, जैसे नासा, USA का नासा, रसिया का रॉसकॉस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ESA, जापान का JAXA और कनाडा का CSA। ये 5 कंट्रीज का जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है। और मेन पर्पस हम लोग जानते हैं, जो रिसर्च फील्ड है, जो साइंटिफिक फील्ड है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, इसमें काफ़ी मदद मिलती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, ठीक है। इंडिया डायरेक्ट पार्टनर नहीं है, लेकिन इंडिया एस्ट्रोनॉट्स जो भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक है, जैसे सुनीता विलियम्स है, वो ISS पे काम करते हैं। इसरो के द्वारा अपना जो है गगनयान जो है प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, और नियर फ्यूचर जो है भारत का अपना जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा, ठीक है। चलिए, तो ये थे आज 12 अप्रैल के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसका जो PDF है आप इसके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास को हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।